आज के एपिसोड में जनक को घर के बड़े बुजुर्गों के सामने बुलाया जाता है, जहां ताऊजी, ताईजी और जेठजी उससे उसके परिवार और ऋषि से जुड़े सवाल करते हैं। जनक बताती है कि उसके परिवार में उसकी माँ और बुआ रहती हैं और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। जब उससे पूछा जाता है कि ऋषि जैसा कम बोलने वाला और सख्त लड़का उससे कैसे मिला, तो जनक बड़ी सादगी से बताती है कि उसे काम की जरूरत थी, इसलिए उसने खुद ऋषि से मदद मांगी और इसी वजह से वह उसे शहर ले आए। जनक यह भी बताती है कि वह ऋषि से गांव के मेले में मिली थी, जहां एक मजेदार टकराव के बाद उसने ऋषि से कहा कि उसे काम चाहिए। उसकी बेबाकी और सच्चाई सुनकर घर के सभी सदस्य मुस्कुराते हैं। इंदुमती और तनुश्री को उसकी मासूमियत और हिम्मत भा जाती है, लेकिन वे उसे समझाते हैं कि शहर का काम सीखना आसान नहीं होगा। जनक पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि जब तक उसे निकाला नहीं जाएगा वह यह घर नहीं छोड़ेगी और सारा काम जल्दी सीख जाएगी। उसका जज्बा देखकर सभी प्रभावित होते हैं और उसे घर के काम में हाथ बंटाने की अनुमति मिल जाती है। जनक जब घर के सदस्यों के बीच बैठी होती है तो सिमल पूछती है कि उसकी शादी अब तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। जनक शांत भाव से जवाब देती है कि उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ थी और उन्होंने कभी शादी की जिद नहीं की क्योंकि वह पढ़ाई में लगी हुई थी। तभी अचानक ऋषि आ जाता है और डर जाता है कि कहीं जनक उसकी सच्चाई ना उगल दे। ऋषि तेजी से बोलता है, यहाँ क्या चल रहा है? घरवाले बताते हैं कि वे जनक का परिचय ले रहे थे, तो ऋषि टालते हुए कहता है कि उसे बाहर जाना है और माँ से कहता है कि वो खाना शाम को खाएगा। जाते जाते वह जनक को काम सिखाने की बात कह देता है। उसके जाने के बाद इंदुमती जनक को समझाती है कि ऋषि थोड़ा रूखा है लेकिन दिल का साफ है। जनक कहती है कि वो सब काम कर लेगी, बस उसे बाग साहब के पास न भेजें। सभी चौंकते हैं। बाग साहब? तब जनक बताती है कि वह ऋषि को ही बाग साहब कह रही है, क्योंकि वो बहुत अकड़ू और खड़ूस है। यह सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि जनक की बातों में कितनी सच्चाई और मिठास है। दूसरी ओर मून यानी अदिति एक रेस्टोरेंट में ऋषि का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। ऋषि दूर खड़ा एक गुलदस्ता लिए सोचता है कि वह मून को जनक की सच्चाई कैसे बताएगा। जैसे ही वह मून के पास आता है वह उसे गले से लगा लेती है और भावुक होकर कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मून बताती है कि उसकी फ्रेंड का कजिन एक गांव में शूट के दौरान एक लड़की से प्यार कर बैठा और अब दिल्ली में सेटल हो चुका है, इसलिए जब ऋषि गांव गया और उसका फोन भी बंद हो गया तो उसे वही डर सताने लगा। वह ऋषि से वादा लेने की कोशिश करती है कि वह आगे से कभी कुछ नहीं छुपाएगा। ऋषि थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर हामी भर देता है। इस बीच जनक को ढेर सारे बर्तन धोने के लिए दे दिए जाते हैं और वह चुपचाप काम में जुट जाती है। वहीं इंदुमती और तनुश्री रसोई में नाश्ते और खाने की तैयारी कर रही होती हैं और साथ ही जनक को काम सिखाने की योजना भी बनाते हुए मुस्कुरा रही होती हैं। यह सारा दृश्य एक घरेलू माहौल में घटता है, जहां ऋषि के पिताजी सभी को यह बताते हैं कि जनक नाम की एक लड़की को मेड के रूप में घर लाया गया है और साथ ही उन्होंने पुराने कुक को भी मना लिया है, जो अब कुछ ही दिनों में काम पर लौट आएगा। इंदुमती इस बात से खुश होती है कि एक साथ दोनों समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन जेठूजी को यह मंजूर नहीं होता। वे सवाल उठाते हैं कि जब पहले से एक मेड है तो कुक रखने की क्या जरूरत है। तनुषा और इंदुमती समझाते हैं कि इतने बड़े घर को संभालने के लिए मदद जरूरी है, खासकर जब घर की महिलाएं नौकरी पर जाती हैं और अकेले तनुश्री सब कुछ नहीं कर सकती। उधर जनक जो बर्तन धो रही होती है थककर वही सो जाती है। तनुश्री उसे सोया पाकर उठाती है और जनक घबराकर माफी मांगती है। तनुश्री मजाक में उसे सबके सामने ले जाकर कहती है कि इसे सजा दी जाए। इंदुमती जनक को सजा के रूप में सबको खाना परोसने को कहती है और सभी हंसी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद जनक भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी जनक जहां भी हो सुरक्षित हो और उसे जबरन कराई गई शादी की यादें सताती हैं। इसी बीच फूल दौड़ती हुई आती है और नूतन को बताती है कि उसका प्रकाश वापस आया है। यह सुनकर नूतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह उसे बेटे जैसा मानती थी। फिर प्रशांत नूतन से मिलकर भावुक हो जाता है और दोनों के बीच एक भावनात्मक संवाद होता है। खबर मिलने पर प्रशांत नूतन से पूछता है, खबर मिली कि नहीं मिली? नूतन उदास स्वर में कहती है, हाँ बेटा, खबर तो मिल गई है, लेकिन क्या बताऊं, इन गांव वालों ने जनक की जबरदस्ती शादी करवा दी। मैंने लाख मना किया, समझाया, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। अगर पराशर होते तो ये कभी नहीं होने देते। प्रशांत थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है,
क्या आपको पता है पराशर कहाँ है? नूतन सिर हिलाते हुए जवाब देती है, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। तब प्रशांत भावुक होकर बोलता है, मुझे पता है महर्षि पराशर बाबा कहाँ है। जब मुझे नदी किनारे बहा दिया गया था तो वही एक इंसान थे जिन्होंने मुझे अपनाया, पाला पोसा। मेरे लिए वो किसी बाबा से कम नहीं है। मैं उन्हें सम्मान से बाबा कहता हूँ, लेकिन मैं आपको अभी ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ है। हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। नूतन उसकी बातों से संतुष्ट होकर कहती है, ठीक है बेटा, तू बस अपना ख्याल रख, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ शहर में ईशानी झनक को फोन करती है और कहती है, और झनक, तुम कैसी हो? जनक जवाब देती है, तू बता, तू कैसी है? ईशानी कहती है, कुछ नहीं यार, लाइफ में बहुत समस्याएं चल रही हैं। मेरा छोड़, तू बता। झनक गहरी सांस लेकर कहती है, मैं तो गांव में ही हूँ, सिमलबी में, और मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। मेरी बेटी की भी जबरदस्ती शादी कर दी गई है। ईशानी भावुक होकर कहती है, बहुत दिन हो गए तुझसे बात किए, मैंने सोचा तुझसे बात कर लूं। झनक थोड़े सख्त स्वर में कहती है, अब मुझे झनक नाम से कोई नहीं जानता, मेरा नाम नूतन है। ईशानी कहती है, लेकिन तू मेरे लिए हमेशा झनक ही रहेगी। मैं तुझे नूतन कैसे बुलाऊं? नूतन जवाब देती है, झनक अब मेरी बेटी का नाम है, मेरा नहीं रहा। इस नाम से मेरा बीता हुआ कल जुड़ा था, अब मैंने उस नाम को पीछे छोड़ दिया है। तभी ईशानी पूछती है, अच्छा सुन, क्या वहाँ आसपास कोई जॉब मिल सकती है, जैसे बैग सिलने वगैरह? नूतन तुरंत मना कर देती है, नहीं बहन, यहाँ तेरे लायक कुछ नहीं है। तू शहर की है, तू शहर में ही रह, गांव के लोग तुझे नहीं समझ पाएंगे। ईशानी टूटे मन से कहती है, मेरा दम घुटता है शहर में, मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। मेरी भी शादी हो चुकी है, लेकिन एक ऐसे इंसान से जो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। पहले तो मैं उनके बच्चों की आया थी, फिर उन्होंने मुझसे शादी कर ली। यह सुनकर नूतन भी कुछ पल के लिए शांत हो जाती है और दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। ईशानी अपनी उलझनों से घिरी हुई जनक से कहती है कि उसकी जिंदगी में अब कोई खुशी बची ही नहीं है। जनक उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है कि उनकी जिंदगियां एक ऐसे मोड़ पर आ गई हैं, जहां से सब कुछ धुंधला लगने लगा है। ईशानी बताती है कि पापा के जाने के बाद उसका कोई भी नहीं रहा। माँ ने उससे दूरी बना ली, भाई बहन कभी हालचाल नहीं लेते और परिवार के हर सदस्य ने उसे ही दोषी ठहराया। वह कहती है कि बहुत कोशिश की शादी को बचाने की, लेकिन सब व्यर्थ गया। जनक उसे दिलासा देती है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बस उसे खुद पर भरोसा रखना होगा। तभी ईशानी की माँ आ जाती है और उसे फोन पर बात करने के लिए डांटने लगती है। ईशानी गुस्से और आंसुओं के साथ कहती है कि वह अब बच्ची नहीं रही और माँ को यह समझना चाहिए कि उसने ही सबसे ज्यादा इस घर के लिए किया है। वह ताना देती है कि क्वेस और अदिता तो कभी उसका हाल भी नहीं पूछते और माँ के साथ जो हमेशा खड़ी रही वो सिर्फ वह खुद थी। बाहर खड़ी जनक यह सब सुन रही होती है, लेकिन चुपचाप चली जाती है। उधर गांव में पाराशर गांव वालों से जनक की जबरदस्ती कराई गई शादी के बारे में पूछताछ करता है। वहीं पायल जनक को चुपचाप देखते हुए उसे गोबर से किचन लीपते देखती है। कहानी यहाँ से एक भावनात्मक मोड़ लेती है, जहाँ हर किरदार के मन में कई सवाल और दर्द छुपा होता है। दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।